नमस्कार दोस्तों। कैसे वह गुजरात जो सत्य का प्रयोग करता था और झूठ की प्रयोगशाला में बदल गया, कैसे वह उत्तर प्रदेश जो सत्य की लड़ाई में सबसे आगे होता था वो कैसे झूठ में बदल गया। इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक जिस संविधान से खुद को सुरक्षित महसूस करता था, कैसे उसी संविधान के साथ खेल करके उसको असुरक्षित कर दिया गया। तो इन सब से लड़ेगा कौन, बचाएगा कौन? राहुल गांधी। संघर्ष का एक नया सवेरा बनके राहुल गांधी निकल पड़े और इस बात का आगाज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 64 साल बाद हुई गुजरात में CWC में यह बात सामने आ गई कि किस तरह से अब यह लड़ाई लड़नी है। और 64 साल बाद जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अब न्याय के पथ पर ही चलना है, क्योंकि न्याय योद्धा इसको लीड करेगा। इसके लिए संकल्प लेने की जरूरत है, इसके लिए अपना सब कुछ समर्पण कर देने की जरूरत है और इसके बाद संघर्ष करने की जरूरत है। अंत में लब्बो लुबाब यही है कि इन सब के साथ साथ वह प्रचार करने की भी जरूरत, वह बातें भी सब तक पहुंचनी चाहिए और जो झूठ का प्रयोग संघ ने, भाजपा ने किया है, उसका जवाब दिया जाना चाहिए। याद करिए वह वक्त, वह 1973 का वक्त, जब इसी गुजरात से कैसे कांग्रेस को खत्म करने के लिए एक झूठ का पुलिंदा खड़ा किया गया था और वहां युवाओं को बरगलाकर उनसे जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन कराए जा रहे थे और उस हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए जब पुलिस ने एक्शन लिया तो वहां पहुंच गए जयप्रकाश नारायण, वहां पहुंच गए तमाम कथित समाजवादी। उन्होंने जो आग लगाई वह आग सुलगते हुए बिहार तक आई और बिहार में आकर के उन्होंने जब नारा दिया 5 जून 1974 को, संपूर्ण क्रांति, यानी सब कुछ तबाह कर देना है, यही तो था, यही तो सपना एंग्लो अमेरिकन सोसाइटी ने देखा था, समूह ने देखा था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकी संसद में खड़े होकर के 1949 में कह दिया था कि आपका मैं अतिथि जरूर हूं, लेकिन आपके आतिथ्य में मैं आपका साथी नहीं बन सकता। मैं अपने भारत की संप्रभुता गिरवी नहीं रख सकता हूं, मैं भारत के लोकतंत्र से समझौता नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं आपका सदस्य नहीं बन सकता। जो यह बात पंडित नेहरू ने अमेरिकी संसद में दहाड़ते हुए जब कही थी, उस वक्त भारत भुखमरी का शिकार था, बेरोजगारी का शिकार था, महामारी का शिकार था, लेकिन वो नेहरू थे जो न डरे, न डिगे, न कुछ। वो संकल्पित थे, वो समर्पित थे और संघर्ष को तैयार थे। नतीजतन उन्होंने भारत उतना मजबूत बना के दिया कि भारत के अंदर इंजीनियरिंग के, डॉक्टरी के, साइंस के और हर क्षेत्र के उत्कृष्ट संस्थान खुल गए। भारत में बड़े बड़े बांध बन गए और भारत में बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित हो गए। भारत में तमाम तरह के रोगों, महामारियों से लड़ने के लिए टीका संस्थान बन गए और उसके बाद यह देश आगे बढ़ने लगा, तेजी से आगे बढ़ने लगा। बस यही से तो CIA ने काम शुरू किया था
और जब उसने काम शुरू किया तो उसका पहला साथी संघ था, जो जनसंघ कहलाता था, आरएसएस कहलाता। और उन्होंने जो देश के साथ धोखा किया, उनके साथ आकर के मिलके कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो गया राम मनोहर लोहिया, और फिर खड़ा हो गया जयप्रकाश नारायण। और इन सब ने इस देश को बर्बादी में ढकेल दिया। जहां भारत दुनिया के तमाम देशों को तोड़फोड़ करके भारत में या तो मिला रहा था या उन्हें कमजोर कर रहा था, सिंध को पाकिस्तान से तोड़ने की बिल्कुल तैयारी थी, तभी इस तरह के फैसले अदालतों से आने लगे, कहीं कहीं से आने लगे, और इंदिरा गांधी की सरकार को गिराने की साजिश रची जाने लगी। बहरहाल इंदिरा थी, आतंकवाद में झोंकने के लिए उसी जनता पार्टी की सरकार के दौरान बब्बर खालसा बना दिया गया, इस देश को आतंकवाद में झोंका गया। उसी समय कश्मीर में आग लगाने का काम शुरू हुआ, और बाद में कश्मीर में जो हुआ वो इनकी सरकार में हुआ, संघियों की जुड़ी हुई सरकार में, जनता दल की सरकार में, जब कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाल बाहर किया गया और कश्मीर आग लगती गई। आज फिर देश में आग लगाने का वही काम कर रहे हैं। रामनवमी के जुलूस में हमने देखा किस तरह से गालियां दी जा रही थी, गालियों वाले डीजे बज रहे थे, किस तरह तोड़फोड़ हो रही थी और सब कुछ हो रहा था। जब शांति से एक समाज बैठा था तो दूसरा समाज हिंसक पशु की तरह हमला कर रहा। यही तो ये चाहते थे, यही एंग्लो अमेरिकन समूह चाहता था कि या तो गुलाम बन के रहो या ऐसे रहो, हम बर्बाद कर देंगे। तो वही बर्बादी का क्रम चालू। तब 64 साल बाद, 1961 के बाद, कांग्रेस पार्टी अपना अधिवेशन अहमदाबाद में साबरमती के तट पर करती है। उस जगह उस समय करती है जब गांधी जी के कांग्रेस के अध्यक्ष बने 100 साल का सत्र मनाया जा रहा है। उस समय करती है जब यदि जीवित होते सरदार वल्लभ भाई पटेल तो अब 150 साल के हो, और उन्हीं के नारों के बीच यह वह वक्त है जब हमें याद करना पड़ेगा कि किस तरह से हमारे बापू की लाठी भी ये छीन ले गए, हमारे बापू का चश्मा भी ये छीन ले गए, बावजूद इसके उनके विचार नहीं छीन सकते, क्योंकि उसके विचार इनको पसंद नहीं आए। उस वक्त में आप तारीख याद करिए 1947, और उस वक्त पटेल ने लिखा था एक पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें लिखा था कि कुछ हद तक औपचारिकताएं निभाना जरूरी होने से मैं आपको मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने का निमंत्रण देने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं, इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि आप तो मंत्रिमंडल के सुदृढ़ सदस्य हैं। तो पटेल ने जवाब में जो लिखा, तो लिखा आपके 1 अगस्त के पत्र के लिए अनेकानेक धन्यवाद। एक दूसरे के प्रति हमारा जो लगभग 30 वर्ष का हमारी जो अखंड मित्रता है उसे देखते हुए, अनुराग है, प्रेम है, उसे देखते हुए औपचारिकता के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। आशा है कि मेरी सेवाएं बाकी जीवन के लिए आपके अधीन होंगी। आपको इस ध्येय की सिद्धि के लिए मेरी शुद्ध और संपूर्ण वफादारी और निष्ठा प्राप्त होगी, जिसके लिए आपके जैसा त्याग और बलिदान भारत के किसी अन्य पुरुष ने नहीं किया। मतलब समझ लीजिए क्या कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा त्याग और बलिदान किसी भी अन्य पुरुष ने भारत में नहीं किया है, और इसलिए हमारा सम्मिलन और संयोजन अटूट और अखंड है, और इसी में हमारी शक्ति निहित है। अपने पत्र के लिए भावनाएं व्यक्त की थी उन्होंने। अब आप एक चीज सोचिए, जब वो ये लिख रहे हैं कि मैं आपका कृतज्ञ हूं, औपचारिकताओं के लिए कोई स्थान नहीं है,
और यह लिख रहे हैं कि आप में और हम में दोनों के अटूट संयोजन में ही शक्ति निहित है। तो तोड़ने का काम इस मित्रता को शुरू किया था, वो किसने शुरू किया था? वो इन्हीं लोगों ने शुरू किया था, संघियों ने, कि पटेल और नेहरू में लड़ाई थी, पटेल और ये। पटेल ने अपनी मृत्यु के जस्ट पहले ही इंदौर में एक महिला केंद्र का उद्घाटन करते हुए जो कहा था, वह भी सनद रहे कि अब चूंकि महात्मा हमारे बीच नहीं है, नेहरू ही हमारे नेता हैं। बापू ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और इसकी घोषणा भी की थी। अब यह बापू के सिपाहियों का कर्तव्य है कि वे उनके निर्देश का पालन करें, और मैं कोई गैर वफादार सिपाही नहीं हूं। ये सारी बातें सरदार पटेल का पत्र व्यवहार 1945 से 1950 नवजीवन पब्लिकेशन हाउस अहमदाबाद में छपी है। यह किताब है, देख लीजिए, सत्य आपको पता चल जाएगा, उनके सारे पत्र वहां मौजूद हैं। इसके बाद में उन्होंने समाजवादियों को भी जवाब दिया था और कहा था जो समाजवादी बनने का ड्रामा कर रहे हैं, उनके ड्रामे को लेकर के उन्होंने बहुत कड़ा हमला किया था। तारीख थी 18 जनवरी 1948 को, और यह भाषण उन्होंने सरदार पटेल ने अपने आने वाले जन्मदिन के मौके पर दिया था और मुंबई में दिया था। तब उन्होंने क्या कहा था? न मेरा बैंक अकाउंट है, न मेरे पास जमीन है। तो 76 साल की उम्र में उन्होंने कहा था, जब सार्वजनिक जीवन में आया तो सब त्याग दिया, सब समर्पित कर दिया, और मेरे पास कुछ नहीं है, हमसे बड़ा समाजवादी कौन? और तब उन्होंने नेहरू का भी जिक्र किया कि उन्होंने अपना सब त्यागा। तो ऐसी स्थिति में आप, मेरे दिल में कोई शक नहीं है, कोई वो नहीं है कि आप किस तरह से कर रहे हो। और कुछ लोग जो जिस तरह से काम करते हैं, बनते हैं कि वो समाजवादी हैं, तो समाजवादियों को यह जवाब था उनका कि आपका समाजवाद ढोंग के लिए है, सत्ता के लिए है। हमारा समाजवाद सत्य के लिए है, अहिंसा के लिए। वही सत्य के प्रयोग जो वहां से हो रहे थे। तब आप समझ सकते हैं कि यह कांग्रेस, वहां पर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था, CWC, और उस CWC में जब ये सारी बातें आ रही थी, तब यह भी बताया उदित राज ने, जो पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर है, उन्होंने कहा कांग्रेस ने गरीबों को उठाकर मिडिल क्लास तक पहुंचाया है, मगर वही मिडिल का क्लास उसके खिलाफ जहर उगल रहा है। पंडित नेहरू ने बॉम्बे से चुनकर आए MR जयकर का इस्तीफा कराकर उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनवाया था। यानी कांग्रेस ने अपने सदस्य का इस्तीफा करा करके डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा लेके आए थे, जयकर का इस्तीफा कराकर, और उसके बाद में पंडित जी ने उन्हें संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया, अपना मंत्री, कानून मंत्री बनाया, और हिंदू कोड बिल यदि प्रधानमंत्री नहीं चाहता तो कैबिनेट पास नहीं कर सकती, और उस कैबिनेट ने पास करके ही वह पेश किया था। यानी आप समझ लीजिए, जो आप झूठ बोलते हैं, और जब लोकसभा चुनाव में वो साथ नहीं लड़े, कांग्रेस के हार गए, तो कांग्रेस ने ही उनको राज्यसभा में भेजा, उनके पास इतनी सीट नहीं थी। और फिर इसके बाद में उन्होंने मंडल कमीशन के बारे में भी वह सच बताया कि आज राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, यूं ही नहीं लड़ रहे हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आई तो कांग्रेस के वक्त में ही आई। जब उसका जजमेंट आया तो कांग्रेस ने उसका पालन कराया, और 1993 में कांग्रेस की सरकार ने ही उसे लागू किया। और फिर 2006 में श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सलाह पर 2006 में तत्कालीन HRD मिनिस्टर अर्जुन सिंह ने वह प्रस्ताव भी माना, और पिछड़ों को हक देने के लिए
शिक्षण, उच्च शिक्षण संस्थानों में भी पिछड़ों को आरक्षण दिया। तब आज हजारों डॉक्टर, हजारों इंजीनियर इन समुदायों से निकल रहे। यानी सिर्फ हक दिया है तो कांग्रेस ने, और भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में खड़ी थी, और जिस तरीके से वो खड़ी थी उससे आप जान लीजिए। तो यह अपने आप में दुखद है। और इसके बाद में इसी तरीके से जिग्नेश मेवाणी जो गुजरात से ही है, वो बताते हैं कैसे इस गुजरात को, गांधी पटेल के गुजरात को नरेंद्र मोदी और भाजपा आरएसएस ने बदनाम करा दिया है। दुनिया में हम कहीं जाते हैं तो हमें वह लांछन सुनना पड़ता है कि गुजराती ऐसे, जबकि वास्तव में गुजराती इस देश को बहुत प्यार करता है, मगर उसे बदनाम करने का इन्होंने काम किया है। तो अब यह गुजरात अपनी बदनामी का थप्पा हटाना चाहता है। यह स्थिति, तमाम सारी बातें हुई, और जब ये सारी बातें हुई तब राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया, अब इस देश में ऐसे नहीं चलेगा, संघर्ष का बिगुल बजेगा। हमने तेलंगाना में करके दिखा दिया, पिछड़ों को 42% रिजर्वेशन देने का काम जातिगत जनगणना करा के हमने किया है, और यह प्रयोग अब पूरे देश में भी होगा। हक मिलेगा, कोई छीना नहीं जाएगा। इसकी शुरुआत संगठन में भी हो चुकी है। इसकी घोषणा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दी, और उन्होंने कहा अब मनमानी से नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी में किसी को भी टिकट वहां की जिला कमेटियों की तमाम राय के बाद ही दिया जाएगा, सबकी रिपोर्ट होगी तभी मिलेगा, और उसके लिए क्राइटेरिया तय किए गए। हालत सबकी बिगड़ी हुई। इसके बाद में तमाम नए सुधार की बात हो गई, और पार्टी के संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल ने बताया कि संगठन को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने जो कार्य योजना बनाई, सबसे पूरे देश में मिलकर जो समझा है उसके मुताबिक अब काम हो रहा है। और कांग्रेस केंद्रीकृत पार्टी नहीं है, इसलिए सारे डिसीजन उनमें लिए जाते हैं। तो सीडब्ल्यूसी में यह डिसीजन पास हो गया कि अब कांग्रेस में जो भी होगा तो कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन एक गाइडलाइन जारी करेगा। उस गाइडलाइन में प्रदेश अध्यक्ष जिलों के अध्यक्षों की नियुक्ति करेगा, जिला अध्यक्ष अपने यहां मंडल और दूसरे ब्लॉक अध्यक्षों की, तहसील अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे, और उसके बाद में वो सारी चीजें फाइनल होंगी, और उन सब की राय मशविरा से ही टिकटें मिलेंगी। यानी अब जनता के 100% नुमाइंदे होंगे हर जगह। तो यह कांग्रेस है, यह लोकतंत्र है, यही तो लोग चाहते थे। तो वह सच भी आए सामने कि जो कांग्रेस ने किया, और वह सच भी है। लेकिन भाजपा क्या कर रही, भाजपा का भी किस्सा सुन। जो नरेंद्र मोदी झूठ की बात जो कही जिग्नेश मेवाणी ने कि झूठ के प्रयोग हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो ये देखिए जब देश को कह रहे हैं कि समृद्धि है, ये है, वो है, तब नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में एक पटेल समुदाय की मीनू पटेल नाम की 30 साल की महिला अपने 2 बच्चों के साथ में रेल के आगे कूद कर जान दे देती है। क्यों? क्योंकि वो 2 दिनों से खाना नहीं खाई थी। उसने पड़ोसी से 1 किलो आटा मांगा था कि दे दो जिससे कि हम रोटी खा लें। तो उसके ऊपर तमाम तरह के कमेंट करते हुए, गंदे चारित्रिक कमेंट करते हुए उसे धुतकार दिया गया। इससे दुखी होकर के वो अपने बच्चों के साथ जीवन उसने खत्म कर लिया। यह होता है झूठ, जिसने देश को यह बर्बाद किया है। यह बर्बाद किया है कि उत्तर प्रदेश की ही जहां रामराज्य कहते हैं, योगी मोदी की शासन है, वहां पर जिस तरह से बीटेक के एक स्टूडेंट को, छात्र को नोएडा में अपराधी बताकर झूठा इनकाउंटर करके हत्या कर दी जाती है और सब कुछ होता है, उसको लेके अदालत गया था उसका पिता कि झूठा है और सबूत दिए,
तब अदालत के आदेश पर उन झूठी पुलिस पर एफआईआर दर्ज हुए और योगी आदित्यनाथ उन अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से 2020 में झूठ बोला गया था कि यूपी में फिल्म सिटी बनेगा और उसका उद्घाटन कर दिया गया था, बोर्ड लग गया है नोएडा में। और हाल ये है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ही वह बोर्ड लगवाया था 2020 में, आज तक वहां पर उस बोर्ड के सिवा कुछ नहीं। यानी यह है झूठ का प्रयोग। तो अब जान लीजिए, राहुल गांधी ने बात कही, काम शुरू हो गया। लेकिन यहां सारी ताकतवर सरकार है, वो ये करती है। वो तो वक्त की जमीन हड़पना चाहती है, ईसाइयों की जमीन हड़पना चाहती है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हड़पना चाहती है और बौद्धों की हड़पना चाहती है। तब कांग्रेस ने अपने मंच से ऐलान कर दिया कि हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, किसी भी अल्पसंख्यक की कोई भी अधिकार छीनने नहीं देंगे। उसकी लड़ाई लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन हम लड़ने के लिए डट कर खड़े। यह संकल्प है, यह समर्पण है और संघर्ष आपको करना है, क्योंकि आपके बिना संघर्ष पूरा नहीं हो सकता। जय